एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है भाषा और आधुनिकता पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। ये इंटरमीडिएट में निबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला टॉपिक यहाँ से आता है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। यहाँ से लेकर के उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। हम यहाँ तक का जो है आपको आज बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये लिखना कि नित्य नूतनता ही सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण है। नित्य नूतनता माने तो रोज नयापन, नित्य नूतनता यही सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन बनता है, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। इसका आंसर होगा कि सड़ी गली प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा एवं जकड़ा हुआ कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ पाता। नयापन आना चाहिए, समय के अनुसार समाज को भी परिवर्तित होना चाहिए, तभी वो समाज आगे बढ़ पाता है। अगर हम समय के अनुसार नहीं आगे चेंज करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं तथा इस सारांश के पाठ का नाम है, यानी इस गद्यांश के पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता है। इसके बाद रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता माने सुंदरता और नित्य नूतनता माने रोज नयापन। अन्योन्याश्रित माने एक दूसरे के ऊपर आश्रित, डिपेंड, निर्भर। तो रमणीयता और नित्य नूतनता एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। होता है कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यानी इस भाषा और आधुनिकता में लेखक ने किस बात पर जोर दिया है ज़्यादा। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, उसी प्रकार भाषा में नवीनता आती रहनी चाहिए। इसके बाद लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। लेखक ने भाषा को युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा है हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो पहला देखिए, कहाँ रेखा, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखक का कहना है कि भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। जो वस्तु रमणीय होगी, जो वस्तु सुंदर होगी, वो नवीन भी होगी, और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता यानी सुंदरता भी होगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित हैं अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, और और उसको मौलिकता की मान्यता भी नहीं मिल सकती है। व्याख्या इसी टॉपिक में कि ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है कि जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। हमने भी बताया भी आपको, फिर दोबारा देख लीजिए कि ऐसी सशक्तता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम मुहावरों का युग के अनुकूल, युगानुकूल प्रयोग करें। मुहावरों का प्रयोग सामाजिक सुबोधता के लिए आवश्यक है। ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर रमणीयता का अर्थ है सौंदर्य, मोहक। उद्दिष्ट का अर्थ है या बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। उद्दिष्ट का मतलब है बताया गया या स्पष्ट किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो नित्य नूतनता भाषा की सुंदरता एवं रमणीयता की द्योतक है। इसके बाद युग चेतना की सशक्त
युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो भाषा समस्त युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अगला क्वेश्चन है कि अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अन्योन्याश्रित मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, और परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से चली आ रही। इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। यहाँ से लेकर के शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, हम इस टॉपिक पर देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो बच्चों वही लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृत यानी सभ्यता के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसके बाद भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों? तो भाषा संस्कृत यानी सभ्यता का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। अब कहाँ कहाँ पर रेखा है तो हम देखेंगे। देखिए पहले देखिए, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। यहाँ तक रेखा खींची हुई है। दूसरा है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इस टॉपिक की हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर पहला आएगा कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। अब इसमें दूसरा टॉपिक है कि आज जिस तरह से नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उसके कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्भूत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। तो उद्भूत का अर्थ है उत्पन्न होना और परंपरागत का अर्थ है परंपरा से चली आ रही। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत की मुख्य विशेषता है परिवर्तनशील एवं गतिशील होना। अगला क्वेश्चन, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसके बाद सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, यहाँ से लेकर के प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। हम यहाँ तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के है ना, पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है। इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा की विकसनशीलता कैसे शुरू होती है? तो लेखक के अनुसार भाषा विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है, इसका मतलब क्या है? तो अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का आशय है विदेशी भाषाओं
के अविकृत स्वरूप और भाषा का वास्तविक स्वरूप। इसके बाद साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप ग्रहण करना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इस टॉपिक में जहाँ जहाँ रेखा है उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो कहाँ कहाँ है? भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। इस लाइन की हम व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि शब्द किसी भाषा की मूलभूत इकाई है। इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव है। वस्तुतः किसी भाषा का विकास शब्द के स्तर से ही आरंभ होता है। भाषा में शब्दों का आगम अथवा निर्माण अनायास और साशय दोनों विधियों में होता है। अनायास विधि में तो किसी वस्तु, पदार्थ अथवा क्रिया को देखकर जो ध्वनि हमारे मुख से उत्पन्न होती है, वहीं कालांतर में उस वस्तु, पदार्थ अथवा क्रिया के रूप में रूढ़ होकर उसके लिए नाम शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। इस प्रकार एक नए शब्द का आगम अथवा निर्माण भाषा में हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है? तो उत्तर में लिखो, नए शब्दों का गठन अनजाने में अनायास ही होता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसके बाद दैनंदिन तथा अनायास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दैनंदिन यानी दैनंदिन प्रतिदिन होने वाला, अनायास माने होता बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है? तो इसका अर्थ लिखना कि शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके बाद किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? हम अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो भाषा शब्द जो है भाषा की साधारण इकाई है। इसके बाद इस लेसन का अगला टॉपिक हम बच्चों आपको बता रहे हैं कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से यहाँ से लेकर के भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, यहाँ तक का हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा है वहाँ हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ रेखा है? नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुरूप अनेक व्यक्ति नवीन शब्दों का प्रयोग करना ही है भाषा के विकास की दृष्टि से पर्याप्त मानते हैं, परंतु इस प्रकार की धारणा उचित नहीं है। केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करें। नवीन शब्दों एवं नवीन शैलियों को साहित्य से लेकर विद्यालयों में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों तक प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से नवीन शब्दों एवं शैलियों को शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्तियों या जहाँ से भी मिले खोज कर भाषा में प्रयुक्त करना चाहिए। ऐसा करके ही भाषा को व्यावहारिक, आधुनिक अथवा प्रगतिशील बनाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक में है
कि किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है। तो भाषा में आधुनिकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन है ना लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करें। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि किसके गढ़ने से भाषा का विकास नहीं होता है। तो लेखक का कहना है कि केवल नवीन शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नवीन पारिभाषिक शब्दों, नवीन मुहावरों, नवीन लेखन शैलियों आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक हम देखते हैं, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ यहाँ से लेकर के पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा, हम यहाँ तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो बच्चों यहाँ लिखो, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो नए शब्दों का यदि प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे निहित उद्देश्य पर जो लक्ष्य है उस पर कुठाराघात होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कुठाराघात का मतलब बताइए, एक आशय स्पष्ट कीजिए। तो कुठाराघात का आशय घातक परिणाम या घातक चोट है। इसके बाद बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ कहाँ रेखा वो देखेंगे। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। तो हम यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या कि लेखक का कहना है कि भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है तथा इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना फेयर वर्क भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो जिससे उनको फायदा मिले। धन्यवाद बच्चों, अच्छी से तैयारी करो जिससे यूपी बोर्ड में हिंदी में आपके अच्छे नंबर आए। थैंक यू।